स्वागत है आपका नादी टीवी के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप सभी से एक विनम्र अपील कि जिस तरीके से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, बहुत तेजी से बहुत दुगनी हो गई है रफ्तार और लगातार हम भी आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं। आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। अनादि टीवी की पूरी टीम भी जो है मास्क लगाकर ही काम कर रही है और आपसे भी यही अपील करते हैं कि आप भी मास्क लगाएं। चलिए और कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना महामारी की वजह से राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक बार फिर सन्नाटा है। लोग घरों में बंद हैं और बाहर कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। हर किसी के चेहरे पर डर अलग ही नजर आ रहा है। मंजर ऐसा है कि एक बार फिर लोगों के मन में भोपाल गैस कांड का भयावह मंजर छाने लगा है। तबाही की वो तस्वीर लोगों की आंखों के सामने दिखाई देने लगी है और इस डर को लगातार हो रही मौतों ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच्चाई दिखाना भी हमारा ही फर्ज है। और सच यह है कि कोरोना से जुड़ी खबरों को सुनकर देखकर लोगों के मन में डर है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो लोग शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान के नजदीक रहते हैं उन पर क्या बीत रही है, किस तरह से वो अपने घरों में रह रहे हैं? नहीं तो सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांड का जो दौर देखा है हमने, उससे बढ़ के ज्यादातर तो ये दिख रहा है। इतना मानसिक तनाव नहीं था हम लोगों के ऊपर जो अब दिख रहा है। बदबू फैलती है उधर अंदर, बदबू आती है लाशों की। ये डर और ये घबराहट ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना महामारी ने कितना भयावह रूप ले लिया है। कब्रिस्तानों और शमशान घाटों के मंजर तो सभी को पता है, लेकिन इन शमशान घाटों और कब्रिस्तानों के पास रहने वालों का डर और उनकी मजबूरी किसी को नहीं पता। भोपाल में रहने वाले इन लोगों के मन में अभी गैस कांड की यादें धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि कोरोना महामारी ने एक बार फिर उन यादों को ताजा कर दिया। गैस कांड की रात शहर की सड़कों पर लोग बेसुध पड़े थे। किसी को नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है। शमशान और कब्रिस्तान में लाशों के ढेर थे, लेकिन उस दौर में भी ऐसी तस्वीरें नहीं थी जैसा मंजर आज देखने को मिल रहा है। शमशान में लकड़ी के ट्रक आ रहे हैं, कब्रिस्तान में जेसीबी की मदद से कब्रें खोदी जा रही हैं। इस डराने वाले मंजर को देखकर मोहम्मद सकी खान कहते हैं कि पहले तो समझते नहीं थे, लेकिन अब तो समझ आने लगा है कि पता नहीं कब हमारा नंबर लग जाए। तो सुभाष नगर विश्राम घाट के पीछे रहने वाले ताज मोहम्मद कहते हैं कि माहौल तो डर का है, लेकिन अब करे भी तो क्या करे। पहले इतना मानसिक तनाव नहीं था हम लोगों के ऊपर जो अब दिख रहा है। पहले तो इतनी समझ नहीं थी। कब्रिस्तान के करीब रहते थे तो उससे ये समझ में आता था कि स्वाभाविक है कि तो कुछ कंटिन्यूटी इस तरीके की डेड बॉडियाँ आती थी। वो कोरोना के काल में और गैस कांड के काल के अंदर ये समझ में आ रहा है कि कोरोना के अंदर लाशें ज़्यादा आ रही हैं और गैस कांड तो कुछ 10-15 दिन के बाद ख़त्म हो गया था और लोगों ने जो हाथों से कब्रें खोदी थी उस ज़माने में और एक एक कब्र के अंदर लोगों को उतारा गया था। अब फ़र्क ये है कि जेसीबी से कब्रें खुदती हैं। अब ऐसी बीमारी है तो डर का तो माहौल है ही। इसमें कोई मतलब आदमी को डर तो लगता ही है। बगल में शमशान है और भीड़ आ रही है, या मतलब डर तो है आदमी में यहाँ पे। मौत एक अंतिम सत्य है। हर किसी को एक ना एक दिन मौत से सामना करना ही होता है, लेकिन कोरोना ने मौत से सामना कुछ जल्दी ही करा दिया है और ऐसा सामना कराया है कि अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। मरीज के परिजन शमशान घाट के बाहर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और रोने की ये आवाजें सुभाष नगर विश्राम घाट के पास रहने वाले अयूब खान को डरा रही हैं। अयूब खान कहते हैं कि वो दिन भर लोगों को रोते बिलखते देखते हैं और रात को अंतिम संस्कार के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा मंजर तो भोपाल गैस कांड के समय भी नहीं था। वही राजा का कहना है कि इस बीमारी ने इतना डरा दिया है कि अब डर के अलावा कुछ नहीं लगता। अब तो डर के साथ भुखमरी से भी मरना पड़ेगा।
इस कांड का जो दौर देखा है हमने, उससे बढ़ के ज़्यादातर तो ये दिख रहा है हमें। रही सवाल, हम जो रह रहे हैं मरघट के बाजू में, हम तो डेली सुबह से शाम तक यही काम है। आज ये पोजीशन है कि अगर 10 जल रहे हैं तो 20 लाइन में लगे हुए हैं, दूसरे नंबर लगा हुआ है। ऐसा आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा हमने। डर तो ऐसा लग रहा है कि अब भूखमरी से मरना पड़ेगा इंसानों को, ऐसा दौर चल गया है। पहली बार इतनी बड़ी बीमारी सामने आई है इंसान। भोपाल में रहने वाले युवाओं ने गैस कांड का वो भयभीत करने वाला मंजर तो नहीं देखा, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों से सुना जरूर है। और कोरोना का मंजर तो 1 साल से देखते आ रहे हैं, और आज के मंजर को देखकर ये युवा इन जगहों से जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ रहना युवाओं और लोगों की मजबूरी बन गया है, क्योंकि इनके पास और कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। शमशान घाट के पास रहने वाले यश पाराशर कहते हैं कि दिन भर में 20 से 30 लोगों की अंतिम यात्रा वो हर दिन देखते हैं। डर लगता है, यहाँ से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, घर भी तो यहीं पर है। तो वही विक्की का कहना है कि बाजू में शव जलाए जा रहे हैं, डरे कैसे नहीं, दरवाजा खोलने पर बदबू आती है। रात में भी रहते, वो डर लगता है। रात में इधर से निकलते हैं, जाना आना होता रहता है, मम्मी पापा सब जाते हैं इधर से। डर तो लगता ही है साहब। और अड़ोस पड़ोस में जो मृत्यु की घटनाएं सुनते हैं तो उससे भी डर लगता है। क्या बताएं, बदबू फैलती है उधर अंदर, बदबू आती है लाशों की। अब रह रहा है मजबूरी में। इस वक्त पूरा देश एक अनजाने डर के साए में जी रहा है और घुट घुट कर मर रहा है। किसी को नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। कोविड के प्रोटोकॉल के तहत जिन कब्रिस्तानों में शवों को दफनाया जा रहा है और शमशान घाटों में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उन कब्रिस्तान और शमशान के नजदीक रहने वाले डरे हुए हैं। लेकिन वक्त ऐसा है कि कोई करे भी तो क्या करे, कहां जाए। कोरोना के साए में डर की ज़रूरत है और डरने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जो शमशान के पास रहते हैं या फिर जो कब्रिस्तान के पास रहते हैं, डर उनके मन में भी है, लेकिन शायद दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाकर रखें। 1984 के जिस तरीके के हालात थे, कुछ उसी तरह के हालात अब होते जा रहे हैं, लेकिन ये हालात कब काबू में आएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। अनादि टीवी के लिए कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता। इस कांड का जो दौर देखा है हमने, उससे बढ़ के ज़्यादातर तो ये दिख रहा है। इतना मानसिक तनाव नहीं था हम लोगों के ऊपर जो अब दिख रहा है। क्या बताएं, बदबू फैलती है उधर अंदर, बदबू आती है लाशों की। तो ये भयावह तस्वीरें दिखाकर अनादि टीवी आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन कोरोना का संक्रमण अगर रोकना है तो डरना भी जरूरी है, और डर कर घरों में रहना मजबूरी है। क्योंकि अगर आप कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये तस्वीरें दिखाना हमारी मजबूरी है, और ये बताना भी हमारा ही फर्ज है कि मुक्तिधाम के पास रहने वाले इन लोगों के मन में डर किस कदर घर कर गया है कि ये लोग यहाँ से तो जाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी के चलते जा नहीं सकते। और क्या कुछ कहना है मुक्तिधाम और कब्रिस्तान के पास रहने वाले इन लोगों का, इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश चौकसी जी, जो कि नेक्स्ट स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी। तो सबसे पहले ब्रजेश जी, आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से जो है ये तस्वीरें हमने दिखाई, हालांकि डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डर ज़रूरी है ताकि लोग घरों में रहें, क्योंकि इतनी भयावह तस्वीरें, आज का ये मंजर इतना ख़तरनाक हो गया है कि गैस कांड के टाइम जो तस्वीरें दिखाई देती थी उससे कहीं गुना ज़्यादा ये मंजर ख़तरनाक, खौफनाक हो गया है, और लोग अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। तो यही समझाना हमारा मकसद है। देखिए पूनम, हम ये स्टोरी दिखाने के पीछे जो हमारी टीम ने जो मेहनत की है, वो दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि लोगों ने 1984 में जो गैस कांड हुआ था, सबसे बड़ा गैस कांड था जो पूरे भोपाल ने देखा था। हालांकि आज की युवा टीम ने वो परिदृश्य नहीं देखा, लेकिन जो बुजुर्गों ने देखा वो भयानक मंजर था। लेकिन वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं चला था, क्योंकि लाशें जो थी उनका अंतिम संस्कार हो गया था। लेकिन अब जो स्थिति है वो उससे भी विकराल है, उससे भी विकट परिस्थितियों में हमें,
यहाँ लाशों का लगातार आना लगा हुआ है, जिससे जो शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास जो लोग रहते हैं वो किस तरह से डरे हुए हैं। उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था कि एक के बाद एक बॉडी आती जा रही है, कतार में लग रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाटों के बाहर मतलब रोते बिलखते परिजन दिख रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना की बॉडी जो आती है अस्पताल से सीधे शमशान घाट भेज दी जाती है, घर पे नहीं ले जाया जाता, इसलिए उनके परिजन भी वहाँ आते हैं। तो ये जो चीखें चित्कारें हैं जो उनको परेशान करती हैं, जो रात तक देखिए आप, रात तक लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो ये डरावने वाली तस्वीरें हैं, जो डरावनी तस्वीरें हैं वो लोगों को इसलिए हैं कि देखिए जो लोग शमशान घाट के पास रहते हैं, जिन्हें लाशें आने से अंतिम संस्कार से कभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक रूटीन प्रक्रिया थी उनके लिए कि 10 लाशें आ रही हैं, 5 लाशें आ रही हैं, 5 लोगों के अंतिम संस्कार रोज हो रहे हैं। लेकिन जो संख्या देख रहे हैं, वो जो लगातार आते देख रहे हैं, कतार में देख रहे हैं, इनने उनको भी डरा दिया। जो शमशान घाट के पास में रहते हैं वो तक डर गए हैं कि कैसी स्थितियाँ हैं। तो ये लोगों के लिए है कि भाई देखिए, जो लोग पास में रहते हैं, जिनके लिए आदत में है और आपके वो आदत में नहीं है, आपके पड़ोस में पीछे या आपकी गली के पीछे या आपके नाते रिश्तेदार किसी की डेथ हो जाती है तो आप डर जाते हैं। तो ये डरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप डर गए तो आप इस कोरोना से आधी जंग जीत जाएंगे। डरना इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप डर जाएंगे तो मास्क लगाएंगे, हाथ सैनिटाइज करेंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। हमारा मकसद यही है, हमें आपको ऐसा नहीं डराना, हम ये बता रहे हैं कि कितनी विकराल परिस्थितियों में हमें कि इलाज नहीं मिल रहा है अस्पताल के बाहर, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, उपचार नहीं मिल रहा है। परिस्थितियां ये हैं कि यदि किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है तो वो 50 अस्पताल 10 अस्पतालों के राउंड लगाता है, रात भर घूमता है कि उसे कहीं वेंटिलेटर मिल जाए, कहीं उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए, किसी जगह पलंग मिल जाए। तो इन परिस्थितियों में आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप डर जाइए, माहौल बड़ा खराब है। यदि आपको जरूरी हो तभी घर से निकलिए, यदि आपको जरूरी हो तब घर से निकलें तो आप पूरी सुरक्षा के साथ निकलें, लोगों से सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज का उपयोग करें। तो आप 90% इस बीमारी से को हरा देंगे। या जो आपके सामने अज्ञात शत्रु है उसको ये 3 हथियार हैं जो आप साथ लेकर चलेंगे तो वो आपके पास नहीं भटक पाएगा और आपको ऐसी परिस्थितियां नहीं देखना पड़ेंगी। पूनम जी, ब्रजेश जी, वैभव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। बिल्कुल जिस तरीके से जो हमने ये तस्वीरें बताई, हमने पहले ही बता दिया कि डराना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद सचेत करना है। हमने इससे पहले भी कई सारी खबरें दिखाई ताकि लोग समझ जाएं, लेकिन लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। आपने उधर रहने वाले लोगों से बात की, क्या कुछ, हालांकि हमने उनको सुना, लेकिन आपने और अच्छे से इस खबर को कवर किया है, उन लोगों से बात की, क्या कुछ कहना, क्योंकि वो वाकई डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन डर वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि डरें और सुरक्षित रहें अभी भी, क्योंकि अब तो कंडीशन ये हो गई कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की भी जो है लोगों को दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विकराल हो गई हैं। तो यहाँ पर संभलना ज़रूरी है और मास्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। चाहते हैं, डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन आप सावधानी पूर्वक रहें क्योंकि परिस्थितियां बेहद खराब हो गई हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। वहीं जब हम इस खबर को कवर कर रहे थे, जब हम शमशान घाट के नज़दीक जो कॉलोनीज हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे मुलाकात की, शमशान घाट के जो पास में रहते हैं, तो जो पुराने लोग कहते हैं कि उम्र दराज जो लोग हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि जिस तरह के मंजर अभी देखने को मिल रहे हैं, इस तरह का मंजर तो हमने तब भी नहीं देखा। जब भोपाल गैस कांड की त्रासदी हुई थी पूनम, तो 2 से 3 दिन तक जरूर लाशों के ढेर देखने को मिल रहे थे शमशान में, चाहे कब्रिस्तान में, दफन करने के लिए एक कब्र में 3-3 लोगों को दफन किया जा रहा था। लेकिन अब कब्र खोदने की जगह नहीं बची है। हम जदा कब्रिस्तान की बात करें जहाँ पर मुस्लिम रीति रिवाज से जो कोविड पेशेंट होते हैं जिनको दफनाया जा रहा है, तो वहाँ पर अब जगह ही नहीं बची है। इसके साथ ही हम भदरा विश्राम घाट की बात करें तो वहाँ पर पिछले 3 दिनों में 20 ट्रक लकड़ी आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। इसके साथ ही जो लोग शमशान घाट कब्रिस्तान के पास में रहते थे, तो वो कह रहे थे कि लोग रात भर यहाँ पर रोने की आवाज़ भी आती है, क्योंकि रात में भी लोगों को जलाया जा रहा है, दफनाया भी जा रहा है। तो वो कहते डर का आलम है, डर का मंजर है। और पिछले साल भर से इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है, जहाँ सुनसान सड़कें पड़ी हुई हैं, कब्रिस्तान में भीड़ लगी हुई है, शमशान में भीड़ लगी हुई है। तो लोग सचेत हो और समझे कि कोरोना गाइडलाइन का पालन उन्हें करना चाहिए, और उनके लिए ही ठीक रहेगा अगर कोरोना गाइडलाइन का वो पालन करते हैं, क्योंकि जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ और गवाही देते हैं। शमशान घाट की हम बात करें, कब्रिस्तान की बात करें, तो वहाँ के जो आंकड़े आते हैं वो डरावने वाले हैं, वो चौंकाने वाले हैं। इसलिए अनादि टीवी इस खबर के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहता है कि आसपास के लोगों पर किस तरह का डर का आलम है, किस तरह से लोग डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि
जो लोग हैं, जो शवों का तो कह सकते हैं जो मृत्यु का आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता जाता है। इस खबर के माध्यम से लोग जागरूक हों, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। केवल हम यही चाहते हैं, क्योंकि 1984 का मंजर जिसने देखा है वो कभी नहीं चाहता कि फिर से वो मंजर देखने को मिले। लेकिन कुछ उसी तरह की तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं। लगातार कोविड पेशेंटों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार जो मृतक हैं उनके आंकड़े में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। जी वैभव जी, ब्रजेश जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से जो है अभी ये मंजर नज़र आ रहा है, काफ़ी डराने वाला है ये मंजर, और हालांकि यहाँ पर सभी लोगों को डरना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन साथ साथ ये भी विचार करना होगा कि आज जो परिस्थितियाँ बनी, आखिर वो परिस्थितियाँ क्यों बनी। हम हर चीज़ में सरकार को दोष नहीं दे सकते। अभी बेड की कमी है, सारी चीज़ें, अगर मरीज़ पहुँच रहे हैं उन्हें तमाम जो व्यवस्थाएँ नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन कोरोना अनकंट्रोल हुआ क्यों, आखिर ये परिस्थितियाँ बनी क्यों, ये भी लोगों को सोचना होगा। देखिए पुनः हम इसमें एक तरह से पूरी से सिर्फ जनता को ही हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर उसको उन नियमों का, गाइडलाइन का पालन करना चाहिए था जो सरकार ने तय किए थे जब कोरोना पूरे देश में आया या पूरे विश्व में आया चीन के माध्यम से। तब जो गाइडलाइन थी वो आज भी उन्हीं का फॉलो हो रहा है कि मास्क लगाना, आपको सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकली। तो उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया। जिन चीज़ों का हमें पहले दिन से, पिछले साल से पालन करना चाहिए था वो हम आज तक करते आते, तो निश्चित तौर से हम इस जंग को 80% तो जीत ही चुके थे और ये परिस्थितियां नहीं आती। सरकार को भी हम एक तरह से क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा जब कोरोना आया पूरे देश में कि लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, लोगों ने पालन किया उसका, कोई घर से नहीं निकला, ताली थाली जो कहा सरकार ने वो बजाए। इसके बाद देखिए सरकार ने कहा था कि तब हमको लड़ नहीं निकलने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। एक ऐसा वो आया है हमारे पास, ऐसा शत्रु आया है जिसको कैसे हम लड़ेंगे, इसके पास हमारे पास ना संसाधन है, हमें ज्ञान है इसका कि कैसे इसका मुकाबला करें। लेकिन आज परिस्थितियां अलग है। आज हम पता चल गया है कि हमें इस शत्रु से कैसे लड़ सकते हैं। हम जो पहले दिन से 3 चीज़ें पता थी, उसके अलावा भी हमें उपचार का पता चल गया है। हमारे विशेषज्ञ जान गए हैं, पहले डॉक्टरों को ये नहीं पता था कि कैसे उपचार किया जाएगा। साल भर में सरकार ने कहा था कि हम ये लॉकडाउन इसलिए लगा रहे हैं कि हम इस परिस्थिति से जूझने के लायक बन जाएं, हम संसाधन जुटा लें, हम अपने अस्पतालों को उस हिसाब से तैयार कर लें, वेंटिलेटर का इंतजाम कर लें, तमाम तरह की। आप देखिए कि जो रेलवे के कोच होते थे उनको आपने अस्पताल के लिए तैयार किया, आपने उनको कोच को इस तरह से डिजाइन किया, उस तरह से बनाया कि यदि ऐसी आपात परिस्थिति आएगी तो वहाँ आपको मरीज को एडमिट कर सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो, उपचार कर सकते हो। तमाम तरह की तैयारियां चली। इसके बावजूद सरकार ने कहा कि लॉकडाउन खोल दिया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 5 फेज, लोगों ने मानते गए और लोग खुले में आ गए। पहले आपने थोड़ी इजाजतें दी, उनको थोड़ी छूट दी, फिर ज़्यादा छूट दी, फिर उससे ज़्यादा छूट दी, तो सरकार छूट देती गई और लोग सड़क पर उतरा। इसके बाद वैक्सीनेशन का दौर आया, लोगों ने, सरकार ने कहा वैक्सीन लगाइए, कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि वैक्सीन से कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें राजनेता भी कहीं ना कहीं हम दोषी मानते हैं कि जिन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा की और लोग कहीं भ्रम में आए। लोग जो 3 चीजों का पालन करना चाहिए था वो छोड़ दिया। उन्होंने सोचा लॉकडाउन खुल गया मतलब कोरोना भाग गया। वो एक ऐसा शत्रु था जो आ गया, लॉकडाउन के कारण भाग गया, और अब खोल दिया लॉकडाउन तो अब उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। डरे नहीं लोग। यदि वो डर खत्म हो गया लोगों के बीच, इसी कारण हम इस परिस्थिति में आ गए। यदि लोगों के बीच में वही डर होता जो आज हम डर शमशान घाट के बाहर देख रहे हैं, लोगों में देख रहे हैं, अस्पताल के बाहर देख रहे हैं, मरीजों में देख रहे हैं, उनके नाते रिश्तेदारों में देख रहे हैं, शमशान घाट के और कब्रिस्तान के आसपास रहने वालों के लोगों के बीच में देख रहे हैं, यदि यही डर बरकरार रहता तो निश्चित तौर पर पूनम हम इस परिस्थिति में नहीं पहुंचते। वो डर रहता तो लोग मास्क लगाते, सैनिटाइज का पालन करते, आयोजन नहीं करते। आपने देखी उसी तरह से वैवाहिक समारोह होने लगे, धार्मिक आयोजन होने लगे, बर्थडे पार्टियां होने लगी, लोग उसी कल्चर में आ गए जो पहले में थे, और इसके कारण कोरोना की ये भयावहता हमें देखने को मिल रही। सरकार ने उन पर पाबंदियां नहीं लगाई। सरकार छूट देती निश्चित तौर पर, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ। सरकार ने पहले कहा 200 लोग आएंगे शादी में, फिर इसके बाद खुली छूट दे दी। धार्मिक आयोजन किए, रैलियां की, आपने चुनावी सभाएं की, तमाम तरह की। तो हम कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। सरकार की रैलियां देखी, उन्होंने चुनावी सभाएं देखी, तो लोगों को भी लगा कि जब वहां नहीं आ रहा है, कोरोना नहीं फैल रहा, तो सरकार किस तरह का भ्रम फैला रही होगी। तो ये भ्रम की स्थिति ने जो लोगों में भ्रम फैलाया वैक्सीन को लेकर, उसको लेकर, तो वो भी खुलेआम पार्टियां करने लगे। इस कारण हम इन परिस्थितियों में खड़े हैं। इसलिए हम ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं लोगों को कि अब भी डरना जरूरी है। जिस तरह का डर आपने पहले देखा था, पिछले मार्च अप्रैल में देखा था, वो डर
उससे भी खतरनाक आज हम परिस्थिति में आ गए। तो आज आप डरेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ये किसी एक को हम दोषी कहें कि जनता के लिए दोषी है, निश्चित तौर पर जनता का ज़्यादा दोष है, क्योंकि उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा उसको सबसे पहले करना चाहिए थी, इसके बाद वो दूसरों की चिंता करती। सरकार का दोष ये है कि सरकार उनको एक तरह से आज़ादी देती गई, वो कंट्रोल नहीं रखा उसने, और वो व्यवस्था नहीं की कि आज हमें परिस्थिति ये आ गई कि यदि ऐसी परिस्थिति आएगी आगे, सरकार ने भी सोच लिया कि एकदम कोरोना जा चुका है, वो आएगा नहीं, तो सरकार ने वो व्यवस्था नहीं की। तो आज हम देख रहे हैं कि पलंग की कमी आ गई है, ऑक्सीजन की कमी आ गई, इंजेक्शन की कमी आ गई। यदि वो व्यवस्था सरकार करती कि पूरे देश में इस तरह से कोरोना फैलेगा, तो निश्चित तौर पर हम ये लड़ाई और अच्छी मजबूती से लड़ सकते थे। पूनम जी, वैभव जी, जिस प्रकार से कोरोना जब शुरुआत हुई थी कोरोना की, तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आज हमें ये दिन देखना पड़ेगा, लेकिन आज हम ये दिन देख रहे हैं। उसमें जनता के साथ साथ वाकई जिस तरीके से ब्रजेश जी ने कहा कि राजनेता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना नहीं जाता, या जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं जब राजनेता खुलेआम रैलियाँ कर सकते हैं, बिना मास्क के रैलियाँ कर रहे हैं, तो जनता ने भी सवाल उठाया और जनता भी खुलेआम और ज़्यादा, पहले ही छूट जिस प्रकार से दी गई थी जब लॉकडाउन खोला गया था, उसके बाद पूरे तरीके से छूट मिल गई, और फिर जैसे ही जैसे चुनावी रैलियां हुई तो जनता का डर बिल्कुल ही खत्म हो गया। पूनम, अब इस तरह के सवालों को शायद कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। दमोह उपचुनाव के लिए भी मतदान 7 बजे शाम को जाकर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अगर हम दोषारोपण करने की बात करें तो बहुत से लोग दोषी हैं, सरकार भी दोषी है, जिला प्रशासन भी दोषी है, और कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है कि जनता को कोरोना गाइडलाइन का जब पालन करना था तो उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, राजनीतिक कार्यक्रम हालांकि राजनीतिक दलों ने आयोजित किए, लेकिन कहीं ना कहीं दोष सबका, और यही कारण है कि कोरोना का संक्रमण अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया गया, वहाँ चुनावी रैलियां भी हुई, जिसके चलते संक्रमण फैला है। लेकिन अब उन सवालों से क्या होगा, अब किसी पर दोषारोपण करने से क्या होगा? अब तो सवाल केवल ये है कि अगर कोरोना से बचना है तो उसकी गाइडलाइन का पालन करना होगा, क्योंकि आप दोष देकर कोरोना के संक्रमण से नहीं बच सकते। अगर आपको बचना है तो आपको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना ही होगा, तभी आप कोरोना के संक्रमण से बचेंगे, क्योंकि परिस्थितियां बेहद विकट हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल हकीकत बयान नहीं कर रहे हैं, और प्रतिदिन शमशान घाट की जो तस्वीर आती है, कब्रिस्तान की जो तस्वीर आती है कि पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की डेथ कोरोना संक्रमण के चलते हो रही है। तो अब प्रदेश की जनता को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना केवल मध्य प्रदेश में नहीं है पूनम, न केवल भारत में है पूनम। जो कोरोना है विश्व के कई देशों में तेजी से फैल रहा है, वहाँ पर भी लॉकडाउन जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में भारत सरकार की गलती रही होगी, मध्य प्रदेश सरकार की गलती रही होगी, लेकिन विश्व के जो दूसरे देश हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो अगर हम केवल सरकारों को दोषी ठहराएंगे, जिला प्रशासन को दोषी ठहराएंगे, तो ये कहना गलत होगा। गलतियां इसमें कहीं ना कहीं हर स्तर पर सबकी है, यही कारण है कि कोरोना का संक्रमण फैला है। लेकिन अब इस संक्रमण को अगर सामना है तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा, कोरोना जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है उसके नियमों का पालन करना होगा, तभी हम सब मिलकर ही इस कोरोना को हरा पाएंगे। जी वैभव जी, ब्रजेश जी, जिस प्रकार से जो है अब परिस्थितियां इतनी विकट हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा लोगों को आखिर क्या करें, कहां जाएं, क्योंकि कोरोना से कितना भी आप कोशिश कर लें, अभी कोरोना की रफ्तार इतनी तेज हो गई, हर प्रतिदिन जो है आंकड़े बहुत तेजी के साथ और बहुत रफ्तार से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, बार बार जो है मास्क लगाने की अपील शुरू से की गई, लॉकडाउन के बावजूद भी आप देखिए कि सड़कों पर लोग बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें प्रतिदिन दिखाई देती हैं टीवी स्क्रीन पर, लेकिन उसके बाद भी लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ सरकार को दोष दे देते हैं, लॉकडाउन लग गया है उस ठीक है, लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना के साथ साथ भूखमरी से भी मरना पड़ेगा, तमाम तरीके की चीजें निकल कर आ रही, लेकिन अभी भी मास्क की उपयोगिता नहीं समझ रहे हैं लोग। देखिए पूनम, यदि कोरोना पे हमें काबू पाना है तो निश्चित तौर पर यदि हम अन्य देशों की बात करें जहाँ कोरोना की सेकंड लहर आई थी और वहाँ पे लोगों को बड़ी संख्या में संक्रमित हुए थे और अधिकांश मौतें हुई थी, तो जब हमने देखा कि वो देश कैसे उस पर काबू पाए, यदि हम उस दिशा में बात करें तो हमें भी वही सख्तियां लागू करना पड़ेंगी। आपको लॉकडाउन को सख्त तरीके से लागू करना पड़ेगा। भूखमरी जैसी समस्या हम यदि पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो यदि उस पर बात करें कि लोग कह रहे हैं कि भूखों मरेंगे, तो पिछली बार भी भूखे कोई नहीं मरा था। देखो, लोगों ने खाना लोगों के घर तक पहुँचाया था, जिन परिवारों में भोजन नहीं बन रहा था वहाँ तक पहुँचाया था, प्रशासन ने पहुँचाया था, सरकार ने और जनसेवक जो हैं उन लोगों ने पहुँचाया, आप हमने सबने मदद की, जो भी सक्षम लोग थे सब ने अपने स्तर पर मदद की। तो भूखे वो लोग
अचानक जिनकी मौतें हुई थी, जो भी मौतें हुई थी वो इस कारण हुई थी कि लोग पलायन करने लगे थे, लोग अपने गांव जाने लगे थे, 100 किलो 1000 किलोमीटर पैदल चलने लगे थे, तो रास्ते में वो सुविधाएं नहीं मिल पाई उनको पैदल चलने के कारण, इस कारण कुछ ऐसी दिक्कतें भी आई। लेकिन यदि आपको ये कहता है कि सरकार भूखे मरेंगे, तो सरकार ने तब भी कहा था कि 35 किलो जो अनाज दिया जाता है एक परिवार को वो बांट दिया जाए, एक महीने का दे दिया गया था, घर घर वितरण हो गया था। तो मुझे लगता है कि सरकार को ही इस पर निश्चय करना पड़ेगा। उसी तरह से सख्त लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस हो रही जो अन्य देशों ने की, उसी आधार पर हम यहाँ अंकुश लगा सकते हैं, रोक सकते हैं। जिस तरह से अभी लॉकडाउन और स्वेच्छा से लोगों को पालन करने की बात सरकार ने कही, प्रशासन ने कही, तो हम देखते हैं कि सड़कों पे आज भी बेवजह बेरोक टोक लोग आ जा रहे हैं। तो जब जरूरी नहीं है तो आप क्यों निकल रहे हो घर से? तो जनता के लिए, आपको जनता के हित के लिए, उनकी जान माल की रक्षा के लिए सरकार का दायित्व बनता है कि वो सख्ती लागू करे, और सरकार ऐसा करती रही है। तो अब भी मुझे लगता है कि देर नहीं करना चाहिए। सख्त लॉकडाउन ही इसकी सबसे बड़ा इलाज है। जब आप सख्त लॉकडाउन लोगे तब चैन तोड़ोगे, और इसके साथ साथ आप इलाज उपचार उपलब्ध करा पाओगे। इस तरह से लोग बढ़ते जाएंगे तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आप उनको उपचार भी नहीं दे पाओगे। यदि सख्त लॉकडाउन करोगे तो आप चिन्हित कर सकते हो कि कौन लोग बीमार हैं, उनकी चैन कहाँ है, उनसे किसको संक्रमित हुए हैं, और उन लोगों को आप उपचार कर सकते हो, उनको हॉस्टल में रख सकते हो, जहाँ पलंग की व्यवस्था कर सकती है सरकार। तो अब उस पर आप अंकुश लगा सकते हो। तो इसका एक मात्र हल है कि आप फिर से एक बार लॉकडाउन कीजिए और इस मुसीबत से छुटकारा पाइए, मुसीबत को कम कीजिए। संक्रमण की रफ्तार को रोक सकता है तो एक लॉकडाउन उपाय है, और उसके साथ साथ आप उपचार की बेहतर व्यवस्था कीजिए, लोगों को घर में उपचार हो सके। आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि भाई जो कम संक्रमित है उसका घर में इलाज किस तरह से हो, जो घर में नहीं रह सकता तो उसको कहाँ रखने की व्यवस्था की जाए। जिस तरह से पिछली बार आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, हॉस्टलों को, और आपने लॉज को, होटल्स को जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर बनाए, जो जितना सक्षम है उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेंगे, उनको वहां रखना पड़ेगा। नहीं तो वो पूरे परिवार को संक्रमित करेंगे, मोहल्ले को संक्रमित करेंगे और समाज को संक्रमित करेंगे। कुछ लोग, अब जो नया वेरिएंट आया है उसमें पता चलता है कि आपको सिम्टम्स कुछ नहीं है लेकिन आप इफेक्ट हो, और वो आप दूसरों को भी कर सकते हो। तो आपको निश्चित तौर पर इसको रोकने के लिए लॉकडाउन ही एक इसका लास्ट उपाय है। और देखना, आपको लगता है कि भविष्य में सरकार उसी पर विचार करेगी, वो सरकार की मजबूरी भी है। अभी लोगों की नाराजगी को देखते हुए भले ही सरकार पूर्ण लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन नहीं लगा रही हो, लेकिन आगे उसको ये लगाना ही पड़ेगा। जी, चलिए, शुक्रिया बाबू जी आपका इस चर्चा के लिए। साथ ही ब्रजेश जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल अभी ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमने आपको डराना नहीं था, बल्कि सजग करना। एक तरीके से डरना ज़रूरी है। डरना इसलिए कि अगर आप डरें तो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मास्क है, मास्क ही आपकी सुरक्षा का जो है उपाय है। मास्क लगाइए, साथ ही जो कोरोना गाइडलाइन है दूरी रखिए, दूरी मेंटेन कीजिए, और लॉकडाउन लगाया गया है तो लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन कीजिए। तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये तस्वीरें हम प्रतिदिन आपको बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ डरिए इसलिए क्योंकि ये मंजर जो अभी नज़र आ रहा है इसको हम ही लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी भागीदारी भी ज़रूरी है। सरकार को दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। सरकार ने हालांकि लॉकडाउन लगाया है, इस लॉकडाउन को और भी आगे इसलिए बढ़ाने की ज़रूरत क्योंकि अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं। सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा कि अब वो सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराएं, और लोगों को भी यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है कि लोग जागरूक हों। और जो मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त आपकी सुरक्षा के लिए, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बिल्कुल ज़रूरी है, कोरोना को अगर अभी भी रोकना है तो मास्क ज़रूर लगाएं। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। चलिए, फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।